हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी, आपका स्वागत है। यहाँ महाराष्ट्र इलेक्शंस की सरगर्मियां चल रही हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। महायुति कहां तक और कितनी दूर पहुंचने वाली है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने फेक नैरेटिव चलाया। एक और संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके आधार पर दलित और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ। और साथ में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसमें एक वोट जिहाद का प्रयास किया गया, और जिसके चलते हम लोग करीब 8-10 सीटें छोटे छोटे वोटों से 6,000 8,000 वोटों से हम लोग हारे। लेकिन अब ये जो फेक नैरेटिव है ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी को ये ध्यान में आया है और ज़मीनी परिस्थितियाँ बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। लोग हमारे साथ आए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हमारी महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हम फिर एक बार सरकार में आएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट था उसमें शरद पवार की एनसीपी सबसे आगे दिखी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा आगे दिखी। शिंदे शिवसेना का परफॉर्मेंस अच्छा था, उद्धव ठाकरे थोड़े पीछे रहे। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अब भी क्या सीनियर अलायंस पार्टनर हैं महायुति में? शिंदे शिवसेना क्या आपसे आगे निकलेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? पहली बात तो यह है कि अगर आप लोकसभा के चुनाव का ठीक से एनालिसिस करें तो आपके ध्यान में यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। विधानसभा के हिसाब से अगर आप उसको डिसाइफर करेंगे तो मोर देन 75 सीट्स में बीजेपी विधानसभा में आगे थी। हमारे वोटिंग परसेंटेज में भी कोई कमी नहीं आई। केवल जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो हमारे खिलाफ गया। उदाहरण के तौर पर धुले जैसी जगह में 6 असेंबली एक लोकसभा में आती है, उसमें से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे और एक ही असेंबली ने हमको 1,94,000 का झटका दिया और 4,000 वोट से हम सीट हारे। ऐसी 8-10 सीटें हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल अर्थमेटिक का शिकार हुए, लेकिन वो इस समय होने नहीं वाला। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर एक बार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी होगी। सबसे बड़ा अलायंस ये महायुति होगा। हमारे दोनों पार्टनर, चाहे वो शिंदे जी हो चाहे अजित पवार जी हो, इनको भी बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हम लोगों ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला ये चुनाव के बाद किया जाएगा। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठकर फैसला करेंगे। जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री होगा। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने वोट जिहाद की बात की, तो वोट जिहाद में बस अभी अभी खबर आई है कि आज नॉमिनेशंस वापस लेने का भी दिन था। तो जो अनुशक्ति नगर में जो सना मलिक के सामने शिंदे सेना का कैंडिडेट था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और सीधा टक्कर जो होगी वो महाविकास आघाड़ी और सना मलिक के बीच में होगी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नवाब मलिक के लिए आप कैंपेन नहीं करेंगे, सना मलिक के लिए आप विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेट और एक ही महायुति का कैंडिडेट होगा। ये चल क्या रहा है, जरा ये अरिथमेटिक समझा दीजिए। देखिए, हमने पहले दिन से ये भूमिका ली थी कि हर पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस नवाब मलिक को उम्मीदवारी न दे। हमने
सैद्धांतिक रूप से नवाब मलिक का विरोध किया है, उनका हम समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए उनको उम्मीदवारी अगर वो देंगे तो हम लोग उसकी खिलाफत करेंगे। उन्होंने भी हमको ये कहा था कि हम उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे, किंतु उनके दल ने अंत में बिल्कुल 3 मिनट पहले फैसला किया और नवाब मलिक को उन्होंने बी फॉर्म दिया, उनकी उम्मीदवारी कायम की। हम लोगों ने वहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार डाला। हम शिवसेना का काम करेंगे, शिवसेना के उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से पहले दिन से कहा था कि आपके उम्मीदवार आप तय कीजिए, लेकिन इस एक उम्मीदवार को छोड़कर। तो उस उम्मीदवार को उन्होंने दिया, वह हम उनकी खिलाफत करेंगे। बाकी जगह उन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं उनका हम काम करेंगे। बट हाउ डज दिस वर्क फडणवीस जी? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक सीट पर हम सब एक साथ नहीं होंगे, दूसरी सीट पर हम एक साथ होंगे, राज्य को चलाने के लिए हम एक साथ होंगे। ये बांट के कैसे आप अपनी राजनीति तय कर सकते हैं? नवाब मलिक को अगर अजीत पवार एनसीपी ने सपोर्ट किया है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो आइडियोलॉजी है या आपकी जो अलायंस है, इस पर एक सवालिया निशान नहीं लगा दिया? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो कई जगह पर ऐसी परिस्थिति आपको दिखती है। उदाहरण के तौर पर अन्य कई जगह भी है जहां पर हम लोग फैसला ठीक से नहीं कर पाए तो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसी 3-4 जगह है। महाविकास आघाड़ी में तो ऐसी कई जगह है जहां पर वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आखिर अगर हम अलायंस की पॉलिटिक्स जब करते हैं तो अलायंस की पॉलिटिक्स में हर चीज़ पर सहमति नहीं होती। एक ब्रॉड सहमति होती है, कुछ चीज़ों पर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बावजूद उसके जनता का जो मैंडेट होता है उस मैंडेट का हम सभी को एक प्रकार से आदर करना पड़ता है। अल्टीमेटली अगर बीजेपी की अपनी ही पूरी ताकत होती तो बीजेपी स्वयं लड़ लेती, फिर किसी को साथ में नहीं लेती। हमारी ताकत बड़ी है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सामने में जब 3 पार्टियां हैं तो हमको भी अलायंस में जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को समझते हुए हमने अलायंस किया है। और मैंने तो बार बार सारे पब्लिक फोरम्स पर कहा है कि हमारा शिवसेना के साथ जो अलायंस है इमोशनल अलायंस है। हम पार्टनर्स रहे, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स रहे। जो हमारा राष्ट्रवादी के साथ अलायंस है ये पॉलिटिकल अलायंस है। ये हो सकता है 10-15 साल अलायंस चले, उसके बाद वो इमोशनल अलायंस हो, लेकिन आज हम लोग पॉलिटिकल अलायंस में है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर अगर हमारी सहमति होती तो हम एक ही पार्टी होते। हमारी नहीं है कुछ चीज़ों पर सहमति। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के लिए स्वयं ये कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है? क्योंकि आप ही के डायलॉग को रोज लोग रिपीट करते हैं। आप ही ने अजीत दादा पवार के लिए कहा था चक्की पी सिंह। आज वो आपके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। आपने कहा नवाब मलिक दाऊद के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आरोप हैं तो आप नहीं सपोर्ट करेंगे। आज वही कैंडिडेट हैं और उनकी बेटी को आप सपोर्ट करेंगे, उन्हें आप सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप समझते हैं कि वोटर्स को ये समझ में नहीं आएगा? देखिए, 2.5 साल पहले हमारे साथ एनसीपी जब आई, ये सारी बातों का मैंने खुलासा कर दिया है। लोगों को हमारी भूमिका क्या है ये पता है, इसलिए धूल झोंकने का वगैरह कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता हमारी भूमिका को जानती है और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता हमको वोट करेगी, हमारी सरकार वापस चुनकर आएगी। मैं आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि सना मलिक के खिलाफ एक महाविकास आघाड़ी का मुस्लिम कैंडिडेट है। क्या इसलिए सना मलिक को आप सपोर्ट करेंगे चाहे वो नवाब मलिक की डॉटर हो? क्या ये वोट जिहाद नहीं है? देखिए, मैं वापस आपको कह देता हूं कि हमने पहले दिन से ये कहा था हर पार्टी को उनका उम्मीदवार तय करने का अधिकार है। चूंकि अणुशक्ति नगर ये एनसीपी की सिटिंग सीट थी, इसलिए वो सीट उनके तरफ गई। हमने ये बात ज़रूर उनको कही थी, हमको नवाब मलिक वहाँ पर कैंडिडेट नहीं चलेंगे, कहीं पर भी नहीं चलेंगे।
उन्होंने नवाब मलिक को वहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दी, और किसी को उम्मीदवारी देना ये उनका काम था। उन्होंने अपना उम्मीदवार तय किया है। हमने ये भूमिका स्पष्ट रूप से रखी थी कि नवाब मलिक इनको आप मत दीजिए, हम उनका काम नहीं करेंगे, हम उनका काम नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है हमने अपनी भूमिका में कोई बदलाव नहीं लाया है, हम अपनी भूमिका पर अड़िग है। तो आपने लास्ट मिनट जो शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट को विड्रॉ किया, क्या ये डिसीजन इसी बेसिस पर लिया गया कि कहीं ना कहीं वोट ना कट हो और महाविकास आघाड़ी और महायुति आपस में एक दूसरे के वोट ना काटे? देखिए, ऐसा है कि कुछ जगहों पर जो जगह राष्ट्रवादी के कोटे में गई थी वहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार थे, कुछ शिवसेना के कोटे में गई थी वहाँ राष्ट्रवादी के उम्मीदवार थे। वो दोनों पार्टियों ने बैठकर निर्णय किया हुआ है, उन्होंने आपस में बैठकर ये तय किया हुआ है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी ने शिंदे सेना के खिलाफ दिए हैं, ये क्या वोट कट नहीं करेंगे आपस में? बीजेपी ने शिंदे सेना के खिलाफ कोई कैंडिडेट दिया नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर हमारे लोगों ने बगावत की थी, उसमें भी 99% बगावत हमने समाप्त की है। हमने लोगों के पर्चे वापस दिलवाए हैं। वो हमारे जो सारे कार्यकर्ता है पूरी ताकत के साथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लूं, माहिम की, जहां आप राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां शिंदे सेना के कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ये अलायंस के धर्म के खिलाफ नहीं है? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके ही ये फैसला किया था कि हम लोग मिलकर वहाँ पर राज ठाकरे के बेटे जो खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे। शिंदे जी ने भी इस बारे में बहुत प्रयास किया। शिंदे जी भी ये चाहते थे कि वहाँ पर वो जो अमित ठाकरे है वही कैंडिडेट रहे। उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। उनके उम्मीदवार का कहना था मैं नहीं लड़ूंगा तो वहाँ पर सारे वोट ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चले जाएंगे, तो अमित ठाकरे को वो वोट नहीं मिल पाएंगे, उससे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होते हुए अभी वहाँ दोनों उम्मीदवार हैं। अब इस पर आगे क्या करना है, भूमिका क्या है, इसका फैसला शिंदे जी हम सब लोग मिलकर बैठकर करेंगे। यानी कि कोई अंडरस्टैंडिंग एमएनएस के साथ होने की संभावना, आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जहां तक एमएनएस के अंडरस्टैंडिंग का सवाल है तो महाराष्ट्र में तो एमएनएस हमारे खिलाफ लड़ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों पर हमारा एक मत है। उन्होंने अभी हिंदुत्व की भूमिका ली है, उस भूमिका से हम लोग बिल्कुल साथ में है, लेकिन कुल मिलाकर उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने उम्मीदवार लड़ा है। बीजेपी के खिलाफ 70 उम्मीदवार एमएनएस के लड़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि शिवड़ी जैसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, हमने उनसे स्ट्रैटेजिक अलायंस किया हुआ है, हमने वहाँ उम्मीदवार दिया नहीं है। कुल मिलाकर ये जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अलायंस की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से भी चलती है, क्योंकि हमारे विचारों के विरोधी तो वो नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली वो हमारे विरोधी, हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बैठकर फैसला करेंगे। मैं आपसे मराठा एजिटेशन के जो लीडर हैं मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने सारे कैंडिडेट्स। बड़ी उपलब्धि आपके लिए, कैसे कन्विंस किया आपने पाटिल साहब को? क्योंकि एक मेजर जो बीजेपी और महायुति के खिलाफ एक फोर्स बनकर निकल रही थी, उन्हें आपने कैसे कन्विंस किया? देखिए, हमने किसी को कन्विंस नहीं किया। उन्होंने फैसला लिया था वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ही मुस्लिम नेताओं से बातचीत करके उनके साथ अलायंस किया था। उन्होंने ही अपने कैंडिडेट घोषित किए थे और फिर उन्होंने ही सुबह ये घोषणा की कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में और विशेष रूप से लोकतंत्र में
लड़ने का भी अधिकार सभी को है और नहीं लड़ने का अधिकार भी सभी को है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कमेंट तभी करूंगा जब वो अपनी राजनीतिक भूमिका क्या है ये स्पष्ट करेंगे, तो मैं उसके ऊपर कमेंट दूंगा। फडणवीस जी, कई इलेक्शन आपने भी देख लिए, कई इलेक्शन हमने भी देख लिए। बहुत सालों से मैं भी पत्रकारिता कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन्स हुआ ही है। सस्पेंस मत रखिए ना, कुछ तो बता दीजिए, कौन सा फॉर्मूला, क्या कन्विंस करने के लिए आपने यूज किया, या कोई इंटरलोक्यूटर्स थे, थोड़ा तो देश की जनता को बता दीजिए। पहली बात तो नाविका जी, आप इसको समझ लीजिए कि वो अगर चुनाव लड़ते तो नुकसान हमारा नहीं करते, ज़्यादा नुकसान वो महाविकास आघाड़ी का भी करते। इसलिए उनके लड़ने से भी हमको फ़ायदा नहीं है और उनके न लड़ने से भी हमको फ़ायदा नहीं है। हमने न कोई इंटरलोक्यूटर रखा था, न हमने उनसे कोई चर्चा की है, और चर्चा करने का सवाल भी नहीं उठता। वो तो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक 3 गाली मुझे देते, तभी उनको खाना हजम होता है, या खाना नहीं भी खाते तब भी उनको उसके सिवा समाधान होता नहीं है, 3 गाली वो मुझे देते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको चर्चा की ना आवश्यकता थी, ना हमने कोई चर्चा की है। आपको ये सवाल अगर पूछना है, आप गलत जगह पूछ रहे हैं। आप इस सवाल को पवार साहब से आपने पूछना चाहिए। चलिए, आपने इशारा कर दिया तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर लोकसभा चुनाव के हम नतीजे देखें तो 158 असेंबली सेगमेंट्स में महायुति महाविकास आघाड़ी आगे चल रही थी, और महायुति सिर्फ 125 असेंबली सेगमेंट्स में। ये लोकसभा के बाद की स्थिति थी। अब बीच में हरियाणा के चुनाव हुए हैं, जहां एक तरह से मिरेकल विक्ट्री हुई है बीजेपी की। ये कौन सा फॉर्मूला है? बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला क्या महाराष्ट्र में इस्तेमाल होगा? क्या ये मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तय है। हमने काम करके दिखाया है। 2014 से लेकर 19 तक और 2022 से लेकर 24 तक हमने डिलीवर किया है। हमने परिवर्तन क्या होता है लोगों को दिखाया है। हमने गवर्नेंस क्या होता है लोगों को दिखाया है। हमने किस प्रकार से लोक हित में निर्णय किए जाते हैं लोगों को दिखाया है। अपने परफॉर्मेंस के भरोसे हम लोग वोट मांगेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमको लोग वोट देंगे। मैं ये मानता हूँ कि लोकसभा के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की भावना तैयार हुई है कि जितना मोदी जी ने विकास किया उतना महाराष्ट्र में हमने उनको वोट नहीं दिया है, और इसलिए लोग वापस मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ और महायुति के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए हम पक्का चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपसे फडणवीस जी ये भी पूछना चाहती हूं कि महायुति में कमजोर कड़ी कौन है? शिंदे सेना का जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहा वो लगभग 46% का रहा स्ट्राइक रेट। अगर अजीत दादा पवार को देखें तो 25% स्ट्राइक रेट। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कमजोर कड़ी अजीत पवार रहे हैं? कोई कड़ी कमजोर नहीं है, सारी कड़ियां मजबूत है। और लोकसभा के बाद सभी ने अपनी कमजोरियों को भी समझा है, अपनी स्ट्रेंथ को भी समझा है। एक बृहद स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसके तहत हमने पिछले 3-4 महीनों में एक बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है। कोई कड़ी कमजोर नहीं होगी, सारी कड़ियां मजबूती के साथ चुनकर आएगी। लेकिन अजीत दादा पवार ने नवाब मलिक को फील्ड करके आपकी अलायंस का जो एक धर्म था उसको तो तोड़ा है, आपकी बात को भी अंडरमाइन किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देवेंद्र फडणवीस द मैन, नॉट जस्ट द पॉलिटिशियन, नॉट जस्ट द बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए समझौता करना अजीत दादा पवार से कितना आसान है? कभी कभी दिल में टीस उठती है कि ये मैं किनके साथ बैठा हूं। देखिए,
अब ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। अभी 2.5 साल से हम लोग साथ में हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में प्रचार कर रहे हैं, साथ में चुनाव जीतेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी महायुति को, हमारे अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इसलिए अब देवेंद्र फडणवीस को क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस एज ए ह्यूमन बीइंग को क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस एज ए पॉलिटिशियन को क्या लगता है, ये सारी चीज़ें गौड़ है। अब मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतरने के बाद जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक का जब नाम आया तो कुछ लगा, पर्सनली हर्ट हुआ। देखिए, आपकी कैसेट वहां अटकी है, मेरी कैसेट आगे निकल गई है। यानी कि फर्क नहीं पड़ता, किसी का दाऊद से रिश्ता हो, ऐसे आरोप आपने लगाए हो, लेकिन आपकी अलायंस उसे फील्ड कर दे, कुछ भी नहीं लगता। इट्स जस्ट अबाउट विनिंग। मैंने पूरी भूमिका आपके सामने रखी है। आप घुमा घुमा के वही चीज़ें पूछेगी, तब भी जवाब मेरा कोई बदलने नहीं वाला। हमारा विरोध कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राइस शेख ने एक चिट्ठी लिखी है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है महाविकास अघाड़ी को और कहा है कि एक कॉमन माइनॉरिटीज प्रोग्राम होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। इसलिए एजेंडा अगर बनेगा तो सबके लिए बनना चाहिए, विकास होगा तो सबका विकास होना चाहिए। केवल वोटों की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कोई करना चाहेगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम उसकी निंदा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं इसलिए भी ये सवाल कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा था, लिखने वाले रतन शारदा जी थे, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो समझौते हुए हैं अलायंसेस के लिए, खास करके दादा पवार का नाम लिया गया था, अजीत दादा पवार का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हर्ट करते हैं। आपने तब भी नहीं रिएक्ट किया, आप आज भी नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा महाविकास अघाड़ी के सामने खड़े होने का? और उद्धव ठाकरे के साथ आपके रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? ये भी पब्लिक सवाल पूछती है। पहली बात तो यह है कि देखिए, आरएसएस का कोई मुखपत्र नहीं होता है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता है। ये जो बातें कही जाती है, ये संघ विचार के लोगों ने कही हुई बातें हैं। इसका मतलब आरएसएस यही सोचता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। हाँ, उसको गंभीरता से हम जरूर लेते हैं। कोई भी बात ऐसी हमारे संघ विचार के किसी व्यक्ति ने कही या विचार परिवार के व्यक्ति ने कही तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बलबूते पर जीत सकते तो हम किसी को साथ में नहीं लेते, लेकिन ये भी उतना सच है कि एक लिमिट तक हम आगे बढ़े हैं, हम नंबर 1 की पार्टी हुए हैं, लेकिन जब बाकी लोग हमारे सामने एक साथ जुड़ जाते हैं तो अभी भी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अर्थमेटिक हमको सिंगल पार्टी के रूप में चुनकर आने जितने वोट नहीं देता। अलायंस की हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लिया है। लेकिन जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, देखिए, उद्धव ठाकरे जी से व्यक्तिगत रूप में कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी हमारे राजनीतिक विरोधी है। व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई सवाल यहाँ पर मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, चुनाव के बाद हमको उद्धव ठाकरे जी की या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमारा अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने
हाल ही में ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स हैं, ये जो रेवड़ियों बांटने की कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स थी, इस पर बहुत टफ स्टैंड लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो आप लाडली बहना स्कीम जो है वो लेकर आए, जो पहले मध्य प्रदेश में थी। क्या ये रेवड़ियों बांटने जैसा नहीं है? क्या ये फ्रीबीज नहीं है? और क्या महाराष्ट्र का जो डेट स्ट्रक्चर है, 8.5 लाख करोड़ आपका डेट है, क्या इसमें इस तरह की स्कीम्स फिट बैठती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कल्चर के हमेशा खिलाफ रहे हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपका बजट बैलेंस रखिए। हमने जो स्कीम्स यहाँ पर तैयार की, इसमें से कोई भी हमारे स्कीम ऑफ बजट नहीं है। सारी स्कीमें हमने बजट में मंजूर की है। बजट में पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ जाएगा, हम लोग किस प्रकार से स्कीम्स चलाएंगे, सारी चीज़ों का पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में हमने खुलासा किया है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग बजट के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, पैसा नहीं है फिर भी बांट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। और जहाँ तक 8.5 लाख करोड़ की आप बात करते हैं, उसी समय आप महाराष्ट्र का जीडीपी भी देखिए। महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे बड़ा है। हम लोगों का जो जीएसडीपी है, हम लोगों ने $500 ट्रिलियन के मार्क को पार कर दिया है। वी आर द ओनली स्टेट जिसने $500 ट्रिलियन को पार कर दिया है। और आज भी आप अगर देखेंगे तो देश के अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्मली जो हमारा डेट का जीडीपी के साथ रेशियो होता है वो 25% के अंदर होना चाहिए। वो हमारा 16%, 17% तक ही है, यानी इट इज़ वेल विद इन द लिमिट। कहीं पर भी हमने लिमिट को पार नहीं किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जो योजनाएं हमने लाई हुई है वो योजनाएं सस्टेन करने की ताकत ये महाराष्ट्र के बजट में है। उसी के आधार पर हमने योजनाएं दी है। फडणवीस जी, आपने कहा गवर्नेंस का जो आपका रिकॉर्ड है जनता उस पर वोट करेगी, लेकिन इस गवर्नेंस में एक सवाल उठता है। जो लीडर हैं एनसीपी के बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, आज तक उसके सस्पेक्ट्स जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। आप महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपसे पूछ सकती हूं कि शिव कुमार गौतम, जिन्होंने कहा जाता है गोली मारी थी बाबा सिद्दीकी को, और उनके की कॉन्स्पिरेटर जीशान अख्तर और शुभम लोंकर अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। तो इसका क्या जवाब है? इफ फॉर्मर एमएलएज, बिग लीडर्स आर नॉट सेफ, तो बाकी लोग, बाकी जनता कैसे सेफ होगी? देखिए, जिन्होंने गोली मारी उनको भी गिरफ्तार किया। 11 कॉन्स्पिरेटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि ये पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत तक पुलिस जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस है। निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, इसका भी खुलासा जल्दी ही पुलिस करेगी। पुलिस काफ़ी तह तक इसके पहुँच चुकी है। अब चूंकि आचार संहिता लगी है, इसलिए इसका कोई ब्रीफिंग मेरे पास नहीं आता। अब इसके बारे में जो भी खुलासे होंगे वो पुलिस ही स्वयं करेगी। पर मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस काफ़ी तह तक इसके पहुंच चुकी है। यानी कि जेल में बैठे बिश्नोई गैंग इतने पावरफुल हैं कि बाहर पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह से अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं। देखिए, मैं वापस कहना चाहता हूं कि इसमें कौन है, इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई। इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू से दैट इसमें बिश्नोई गैंग कितनी है, बिश्नोई ने किया है या नहीं किया है, या उनके माध्यम से किया है, या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या किससे लिया है, ये यहाँ बोलना सही नहीं है, ये ठीक भी नहीं है। इस पर उचित खुलासा जो है ये पुलिस विभाग बहुत जल्दी करेगा, ऐसा मेरा कयास है।
फडणवीस जी, आज फिर डीजीपी, महाराष्ट्र की डीजीपी को भी हटा दिया गया है, रश्मि शुक्ला जी को। आपको याद होगा वो पुराने केसेस थे फोन टैपिंग के, महाविकास अघाड़ी की सरकार में जो शुरू हुए, बाद में रश्मि शुक्ला जी डीजीपी बनी, आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हटाया है। आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जो डीजीपी को हटाया गया है, वाकई विपक्ष के पास कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस समय एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने जितने आरोप रश्मि शुक्ला इनके ऊपर लगाए थे, वो सारे आरोप हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए, सिरे से खारिज किए। लेकिन ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट्स की है, चुनाव निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है, उस फैसले का सभी लोग मिलकर सम्मान करेंगे। मैं केवल इतनी अपेक्षा करता हूं कि उनकी कंप्लेंट पर या उनके कहने पर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया तो उसका वो स्वागत करते हैं। तो कल अगर हम चुनाव जीते तो उसके बाद भी चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ ऐसा कहकर चुनाव आयोग का वो स्वागत करेंगे। वरना हरियाणा में हम जीते तो चुनाव आयोग खराब है, और महाराष्ट्र में कोई निर्णय चुनाव आयोग करे तो चुनाव आयोग अच्छा है, और वापस महाराष्ट्र का चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग बायस्ड है। इस प्रकार की जो दोगली नीति अपोजिशन की है, उस दोगली नीति से अपोजिशन ने बाज आना चाहिए। वो तो ईवीएम की बैटरी का कंप्लेंट था कि ईवीएम की बैटरी में कोई खेल था। आपको लगता है ईवीएम की बैटरी महाराष्ट्र में सही रहेगी? जहां वो जीतते हैं वह ईवीएम की बैटरी सही होती है, और जहां वो हारते हैं वह ईवीएम की बैटरी बदल जाती है, वो डुप्लीकेट आ जाती है, वो गलत आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बचकानी बातें विपक्ष करता है। उन्होंने बात करते समय कम से कम ये सोचना चाहिए, इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी निष्पक्षता के साथ लगातार चुनाव होते गए हैं, दुनिया भर के लोग इन चुनाव को देखने के लिए आते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार से भारत के इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी निष्पक्षता के साथ चुनाव होते हैं। हारने के बाद हार को स्वीकार करने की शक्ति भी व्यक्ति में होनी चाहिए। फडणवीस जी, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, आप किनारा कर गए और आपने गवर्नेंस रिकॉर्ड की बात कही, लेकिन मैं पूछूंगी फिर से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी पोस्टर बन के निकला है और महाराष्ट्र में भी ये लगाया गया है। और आप जब वोट जिहाद की बात करते हैं तो क्या ये माना जाए कि ये फिर से मुस्लिम वोट वर्सेस हिंदू वोट वाली इलेक्शन है? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक और नारा भी दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? कौन जुड़ेगा और कौन बटेगा? हम लोग तो विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर मस्जिदों के ऊपर बैनर लगाकर, फतवे निकालकर बीजेपी को वोट मत दीजिए, मोदी को वोट मत दीजिए, इस प्रकार की कस्में दिलवा कर राजनीति की जाएगी तो उसके खिलाफ हमको बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं, अगर कोई चिट्ठी लिख कर माइनॉरिटी का ही एजेंडा तैयार करिए बोलते होंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको उसके ऊपर बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो बटेंगे तो कटेंगे ये तो मानते ही है, साथ में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये भी हम लोग मानते हैं। समाज के अंदर हम बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन कोई बंटवारे की बात करता है तो उसके खिलाफ खड़े रहने की ताकत भी हम लोग रखते हैं, और वो ताकत हम दिखाएंगे। इन्हीं चुनाव में मैनिफेस्टो में झारखंड में आपकी पार्टी ने दिया है कि यूसीसी आएगा झारखंड में। क्या महाराष्ट्र में भी हम यूसीसी की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। ये मैनिफेस्टो हमारे अलायंस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में वही चीज़ें आएगी जो अलायंस पार्टनर मिलकर तय करेंगे। अभी तक मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ है, और मैनिफेस्टो घोषणा से पहले
उसमें क्या क्या होगा ये बोलना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर इसकी घोषणा करनी है। इसलिए इसके ऊपर जैसे ही मैनिफेस्टो तैयार होगा हम इसकी घोषणा करेंगे। फडणवीस जी, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूं, जिसमें मैं तेज सवाल पूछूंगी और आपको तेज जवाब देने होंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में कंटेंडर हैं? जी नहीं। यानी कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए खेल ही नहीं रहे ये गेम? मैंने आपको रैपिड उत्तर दिया है। अच्छा, तो फिर कौन है मुख्यमंत्री का फेस? कौन है मुख्यमंत्री का फेस? हम तीनों मिलकर जिसको तय करेंगे, तीन पार्टियां मिलकर जिसको तय करेंगी वो हमारा फेस होगा। आप एकनाथ शिंदे जी की परफॉर्मेंस एज सीएम कैसे रेट करते हैं? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्होंने अच्छा काम किया है। 2.5 साल में उन्होंने गतिमान सरकार दी है, बहुत ही गति के साथ प्रगति करने वाली सरकार दी है। फडणवीस जी, अगर आपको चॉइस दी जाए, शिंदे या अजीत दादा पवार, किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? किसे चूज करेंगे? देखिए, इसका जवाब मैं आज इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये तीन पार्टियां मिलकर तय करने वाली है। तीनों पार्टियां इनमें से किसी को भी बनाए, मेरा उसको पूरा समर्थन होगा। आप भाग रहे हैं सवाल से। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को पूछ रही हूं, आप किसको प्रेफर करेंगे? ये आपका जो सवाल है ना, ये जलेबी जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जलेबी जैसा स्ट्रेट है ये। आजकल बीजेपी को जलेबियां बहुत पसंद आने लगी। जब से राहुल गांधी ने जलेबी को पॉपुलर किया है, आपको जलेबियां बहुत पसंद आने लगी हैं। लेकिन मैंने तो देवेंद्र फडणवीस से सीधा सवाल पूछा। देवेंद्र फडणवीस क्या जवाब देंगे, शिंदे या अजीत पवार? सीधा जवाब है शिंदे और अजीत पवार दोनों। भाग रहे हैं। सीएम तो एक ही हो सकता है, दो सीएम तो हो नहीं सकते। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि सीएम का फैसला तो बाद में होने वाला है। तो मैं कोई इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं हूं कि आप मुझे फंसाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, तो ये फंसाने वाला सवाल, कम से कम आपने इतना तो एडमिट कर दिया कि आप फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर आपको चूज करना होता कि आपके लिए सबसे ज्यादा दुख देने वाला मुख्यमंत्री फेस एमवीए में कौन है, महाविकास आघाड़ी में कौन है, तो किस पर उंगली रखेंगे? शरद पवार, उद्धव ठाकरे या फिर नाना पटोले? नहीं, नाना पटोले तो बेचारा कभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं, वो तो मेरे मित्र हैं, कभी बने नहीं। और उनको तो बेचारों को आखिरी में जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन से भी मेरे मित्र को उन्होंने बाहर रख दिया। वो प्रदेश के अध्यक्ष है और वही डिस्कशन में नहीं थे। लेकिन मैं इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, इस प्रकार के सवालों का जवाब जो मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्व लोग होते हैं, उन्होंने नहीं देना चाहिए। तो ये बताइए, महाविकास आघाड़ी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर आप किसे मानते हैं और सबसे वीक कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को एक साथ रखने का काम तो शरद पवार जी करते हैं। शरद पवार जी मंजे हुए खिलाड़ी है, शरद पवार जी एक बड़े नेता है, शरद पवार जी ने बहुत सालों से चुनाव को देखा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से सबको साथ में रखने का काम तो वहाँ पर शरद पवार जी करते हैं। बाकी बचे हुए दो पार्टनर हैं, अब उनमें कौन मजबूत है और कौन हल्का है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस मजबूत लगती है या उद्धव जी? हमारे सामने तो 75 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो हमारी तो बीजेपी की लड़ाई ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ है। हम तो सीधा कांग्रेस के साथ ही लड़ रहे हैं। लाइबिलिटी कौन है महाविकास आघाड़ी में? मुझे ऐसा लगता है कि तीनों एक दूसरे के लिए लायबिलिटी है।
देवेंद्र फडणवीस जी, महायुति में कितनी सीटें आएंगी इस बार? क्योंकि 145 सीट से मेजॉरिटी होती है। आपका टारगेट क्या है और रियलिस्टिक कैलकुलेशन क्या है? देखिए, सीटों का कोई टारगेट हमने रखा नहीं है, लेकिन मैं रियलिस्टिक कैलकुलेशन के आधार पर बोलता हूं, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी की कितनी सीटें होंगी? नहीं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। 145 ये जीत का मार्क है और मैं ये कहता हूं कि हम उसके आगे रहेंगे, अच्छे से सफाई से आगे जाएंगे। चैलेंज सबसे ज्यादा आपको किस रीजन में नजर आ रहा है? विदर्भ में है, मुंबई एरिया में है? कहां सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हर चुनाव एक चैलेंज होता है, लेकिन अगर आप रीजन की बात करें तो कोई रीजन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां हम पिछड़ेंगे। सारे रीजन में हम लोग आगे ही रहेंगे। आज अगर आपको उद्धव ठाकरे जी को कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले तो उनके ध्यान में आएगा कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया है। यानी कि आगे बढ़कर अगर चलते चले तो साथ चलने का कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। दुश्मन नहीं है फिर भी लगता है कि कभी मिल नहीं पाएंगे? देखिए, कई ऐसे राजनीति में दोस्त होते हैं जो विचारों के विरोधी हो जाते हैं। तो विचारों के विरोधी अगर हो जाते हैं तो राजनीति में उनके खिलाफ ही हमको लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा, कहीं ना कहीं इसमें एक तरह की राजनीति दिखी जो पहले महाराष्ट्र में नहीं देखी गई। मामला सिंबल का भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक लंबित है। इसमें भी कुछ पॉलिटिक्स है? देखिए, पार्टियां तोड़ने का पेटेंट ये तो शरद पवार जी के पास है। उन्होंने 1978 से कितनी पार्टियां तोड़ी, कितनी पार्टियां बनाई, कितने लोगों को साथ में लिया, कितने लोगों को छोड़ दिया। जहां तक शिवसेना और एनसीपी का सवाल है, ये पार्टियां हमने तोड़ी नहीं। उन पार्टियों की महत्वाकांक्षा के कारण वो पार्टियां टूटी। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को आगे करना था, तो उनके पार्टी के लोगों को लगा हमारा सफोकेशन हो रहा है, हमारे विचार भी टूट रहे हैं, उनकी पार्टी टूट गई। यहाँ शरद पवार जी को, सुप्रिया सुळे जी को आगे करना था, अजित पवार जी को ध्यान में आया मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, तो उनकी पार्टी टूटी। ये अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पार्टियां टूटी है। आप पारिवारिक पार्टियों को अगर देखेंगे तो नॉर्मली इसी प्रकार से वो पार्टियां कभी ना कभी टूटती है। सपा में भी वही हुआ है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सपा का इंजीनियरिंग हमने किया, सपा भी ऐसे ही टूटी। सारी पारिवारिक पार्टियों में ये चीज़ें चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने महत्वाकांक्षा के कारण इन पार्टियों में टूट हुई है। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कंटेंडर हैं? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के कंटेंडरशिप से तो अपना नाम एक तरह से हटा ही लिया, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कंटेंडर हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो महाराष्ट्र में रहेंगे, मुख्यमंत्री बनने के कंटेंडर नहीं है, ये कैसे चलेगा? फडणवीस जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यू आर अ यंग लीडर। देखिए, मेरी जो पार्टी है ना, मेरी पार्टी में व्यक्ति का फैसला वो स्वयं नहीं लेता, उसका फैसला पार्टी लेती है। मेरी पार्टी जो निर्णय करती है वो मैं करता हूँ। मेरी पार्टी मुझे जहाँ काम करने को बोलेगी, जिस पद पर काम करने को बोलेगी, पद के बिना काम करने को बोलेगी, कोई भी काम मेरी पार्टी बोले वो काम मैं करूंगा। मैं किसी पद का दावेदार नहीं, किसी पद का कंटेंडर नहीं, किसी पद की ओर मेरी आंखें लगी नहीं।
जैसे कि आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे और फिर लास्ट मिनट एक फोन आया था ना? हाँ, तो बिल्कुल मेरी पार्टी ने कहा तो मैं बना, मैंने तो उसको कभी छिपाया नहीं। और देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी बना, बड़ा है ना, मेरा नाम हुआ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते, मेरी पार्टी के कारण है ना। देवेंद्र फडणवीस का क्या वजूद था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस जैसे बूथ के कार्यकर्ता को निगम पार्षद बनाया, 2 बार मेयर बनाया, 5 बार एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ, मेरा जो वजूद है वो मेरी पार्टी के कारण है। तो मेरी पार्टी जो कहेगी वो मैं करूँगा। आपको लगता है लोकसभा चुनाव के समय और जो रिजल्ट्स आए तब जो एक लो फेज बीजेपी का नजर आया, अब बीजेपी उससे उभर चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल उभर चुकी है और उस फेज को हमने पीछे डाल दिया है। हाँ, कुछ गलतियां महाराष्ट्र में हमने की थी, उन गलतियों को हमने सुधारा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे आज? देखिए, राहुल गांधी को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि राहुल गांधी किसी की सलाह मानते ही नहीं है और उनके जो सलाहकार है वो उनका बंटाढार करने के लिए काफ़ी है। इसलिए मेरी सलाह की उनका आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, राहुल गांधी इज इमर्जिंग एज अ लीडर। आप मानते हैं कि आफ्टर द सेटबैक ऑफ हरियाणा राहुल गांधी के कमबैक का कोई स्कोप है इन चुनावों में? देखिए, ऐसा है कि एक इकोसिस्टम ऐसी है कि जो इकोसिस्टम मन से चाहती है कि वो कमबैक करे और इसलिए पिछले 10 सालों से वो इकोसिस्टम प्रयास कर रही है और छोटा सा भी अवसर मिल जाता है उनको तो उसको कमबैक का एक बड़ा नाम दे देते हैं, उसको एक गरिमामयी इस प्रकार का उसको एक जामा पहना देते हैं। देखिए, कोई कमबैक हुआ नहीं है, कोई कमबैक होने वाला नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप कि आपकी महायुति को मेजॉरिटी भी मिलेगी, राहुल गांधी का कमबैक भी नहीं होगा। तमाम चीजें आपने कही, लेकिन जाते जाते सीट का एक प्रोजेक्शन तो बता दीजिए। आजकल कोई पोलस्टर्स के साथ तो ये प्रोजेक्शंस करता नहीं है, आप ही बता दीजिए कि जमीन पे क्या नजर आ रहा है? पूर्ण बहुमत। देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू वेरी मच। आप सीट का नंबर नहीं बता रहे लेकिन पूर्ण बहुमत बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मे द बेस्ट टीम विन इन महाराष्ट्र। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नविका जी, थैंक यू।